जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यदि आप भी बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डेली इस चैनल के माध्यम से शाम 5:30 बजे बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसका प्रीवियस ईयर कराया जाता है और सुबह डेली 9:30 बजे के बाद बिहार दरोगा का लाइव प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन दिया जाता है। तो चलिए आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब आया था ये तो नीति, तो 2020 में आया था। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये आया था। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रक्त सीरम। क्या होगा? तो रक्त सीरम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती हैं। तो ध्यान रखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो जनवरी माह में होता है। कब? तो 3 जनवरी को होता है। ठीक है, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। इसके बाद है, चलिए तो प्रश्न मैथ का है तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कीटोन होगा। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य हो जाएगी? तो कीटोन की। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सेलवास। ये जो सेलवास है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ध्यान रखिएगा स्टेपी जो है यूरोप एशिया में है, बेल्ट जो है ये साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अटलांटिक महासागर का शीतल धारा कौन सा है? तो बेंगुएला की धारा है। ठीक है, बाकी जो जितने देख रहे हैं ये सभी क्या है? तो गर्म धारा है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो ये जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सुएज नहर। ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर कौन सा है? तो सुएज नहर है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसका जो निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, तो कितना है? वो होगा 2.4%। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती हैं और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी नदी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सबसे अधिकतम पानी को संजोए रखती है? वो होगा चिकनी मिट्टी। कौन सी होगी? तो चिकनी मिट्टी। इसके बाद है लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? तो सल्फर के यौगिक। ध्यान रखिएगा सल्फर के यौगिक के कारण ये गंध देता है। इसके बाद है स्टॉक फार्मिंग है। तो जो स्टॉक फार्मिंग है यह क्या है? तो पशुओं का प्रजनन है। क्या है? तो पशुओं के प्रजनन है। इसके बाद है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह है, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1973 ईस्वी में मनाया गया था। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का जो भाग होता है वो कितने प्रतिशत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो 1 से 2% रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर और यानी सभी होगा, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद है कि नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आलू। आलू जो है तना का है। ध्यान रखिएगा तना, बाकी सभी सही है। अदरक, परगंद, प्याज, मांसल पर्ण और नारियल भ्रूणपोष। इसके बाद है किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से
किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इससे कितना प्राप्त होता है, यानी 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 4.2 किससे प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से होता है। इसके बाद है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये बिल्कुल गलत है। WBC करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। नहीं 1, 2 और 4, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री में नौचालकों में दूरी की इकाई है। सेल्सियस जो है ये ताप का है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गलत है। तो ध्यान रखिएगा उष्मा की सही मात्रा क्या होता है? तो वो जूल होता है, ठीक है, और ताप का सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्षयकारी बल है वो होगा घर्षण बल। ध्यान रखिएगा क्षयकारी बल कौन सा है? तो घर्षण बल। इसके बाद है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन होगा, क्लोरेमीन होगा, यानी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो पेट्रोल की मापी जाती है। किसकी? तो पेट्रोल की। इसके बाद है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आयन मंडल तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो पानी में अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण होती है। ध्यान रखिएगा कि पानी में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के उपस्थिति के कारण होते हैं। इसके बाद है शराब पीकर वाहन चालक की श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ध्यान रखिएगा बहुत भी क्वेश्चन ये कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो वो करती हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है। तो गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में, तो एसिटिलीन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंजोइक अम्ल। ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोक्सी समूह वाला कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो वो है बेंजोइक अम्ल। इसके बाद है दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजीनाइज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। इसके बाद है जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो किसकी? तो होती हैं जेड स्क्वायर के। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मिलान करना है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा चलिए मिलाते हैं। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है, कालीबंगा घाघर नदी पे है, लोथल भगवान नदी पे है और रोपड़ जो है ये सतलज नदी पे है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। तो ध्यान रखिएगा अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शंकराचार्य। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य है। इसके बाद है महाबलीपुरम के
रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। ध्यान रखिएगा कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसके बाद है निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और चौथी मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का युद्ध 1526 में बिल्कुल सही है। इसके बाद है खनवा का युद्ध, जो खनवा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके बाद है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। चंदेरी के युद्ध 1530 में नहीं बल्कि 1528 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 40, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो किला है फोर्ट विलियम, ये कहाँ पर स्थित है? तो वो कलकत्ता में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? तो कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम किला। इसके बाद है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब? तो 1905 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? ध्यान रखिएगा कि क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे, तो कौन थे? तो मैडम भीखाजी कामा थी। ध्यान रखिएगा कि क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे तो मैडम भीखाजी कामा। इसके बाद है ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1250। इसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो ध्यान रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन आया था? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 ईस्वी में आया था। इसके बाद है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। और प्रांतों में तो भारत सरकार 1919 के तहत किया गया था। ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 अधिनियम के तहत, लेकिन वही केंद्र में तो 1935 अधिनियम के तहत। इसके बाद है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है देश है, इसका जो अर्थ है वो होगा ऑप्शन सी इसका राइट। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका जो अर्थ होगा। इसके बाद है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से कौन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। ध्यान रखिएगा। और बलात् श्रम का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में। बच्चों के शोषण से अनुच्छेद 24 है और बलात् श्रम का चर्चा अनुच्छेद 23 में है। इसके बाद है निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो ध्यान रखिएगा भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको प्राप्त हैं, जैसे औपचारिक और विधिक, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है राजनीतिक और नाम मात्र, ये गलत है। इसके बाद है संवैधानिक और नाम मात्र के, बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 2 और 4। इसके बाद क्वेश्चन आपका 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, 60,000। इसके बाद है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकते हैं? तो 4 माह तक रोक सकता है। कितने माह तक? तो 4 माह तक रोक सकते हैं। इसके बाद है जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? तो उसके सभापति कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बलवंत राय मेहता समिति। कब गठन किया गया था? तो 1957 ईस्वी में। इसके बाद है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो समानता के अधिकार से है। अनुच्छेद 36 का संबंध नीति निषेधक तत्व से है। अनुच्छेद 74 का संबंध मंत्रिपरिषद से है। और संशोधन प्रक्रिया का संबंध किस आर्टिकल से? तो 368 से है। इसके बाद है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो किस पे आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 54, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ध्यान रखिएगा कि VVI क्वेश्चन है कि रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था?
तो जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, गुरनार मिर्डल के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है तेंदुलकर समिति के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा कि तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी से है। तो इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला का प्रतिशत कितना होता है, तो वो होता है 21.9 होता है। ध्यान रखिएगा 21.9%। इसके बाद है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास समय जमा, इनमें से कौन कौन से भारत के व्यापक धन M3 में शामिल है। तो ध्यान रखिएगा M3 में शामिल है। तो कौन कौन से, जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, बिल्कुल सही है, बैंकों के पास समय जमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। तो ध्यान रखिएगा कि जो बाजार में चल रहे हैं मुद्रा उसको क्या कर देना, तो बंद करके दूसरे मुद्रा चालू कर देना, यही परिवर्तनीय कहलाता है। इसके बाद है ब्रेक इवन बिंदु क्या है। तो जो ब्रेक इवन बिंदु है वो क्या है, ये है वह स्थिति जब फर्म को न तो लाभ हो और न हानि हो। ध्यान रखिएगा कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है, तो वह स्थिति जब फर्म को न तो लाभ हो और न हानि हो। इसके बाद है निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है। तो चलिए देखते हैं। खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 15 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म NPA का पूरा नाम क्या है। तो जो NPA है इसका पूरा नाम होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो है आपका, इसमें जो राइट आंसर होगा इसका बना लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 होगा। इसके बाद है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CB रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। तो किस भाषा में लिखी थी, तो गुजराती भाषा में लिखे थे। इसके बाद है कि प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि टायलर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो पर्यावरण के सुरक्षा से संबंधित है। इसके बाद है विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। ध्यान रखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था, तो दिल्ली के लाल किला के दीवान-ए-आम में रखा गया था। दिल्ली के लाल किला के दीवान-ए-आम में रखा गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और इसके प्रधान मिस्त्री कौन था, वे बादल खान ने निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का छवि है। तो ध्यान रखिएगा कि 20 रुपये के नोट पर किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है, तो वो है माउंट हैरियट है। कौन सी है, तो माउंट हैरियट। इसके बाद है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना की गई थी किसकी सहायता से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से की गई थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 68। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो होगा डी 16.2/3%। इसके बाद है कि सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है, तो रोहतास में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो रोहतास में। इसके बाद है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कितना है अभी वर्तमान में, तो 50%। पहले कितना था, तो 33% था। लेकिन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आया तो उसमें बढ़ा के कितना कर दिया गया था, तो 50% आरक्षण कर दिया महिलाओं के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। ध्यान रखिएगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, तो 1861 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में। इसके बाद है निम्न में से किन देशों के बीच
नॉन किंग की संधि हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, चीन और ब्रिटेन के बीच। ध्यान रखिएगा कि निम्न में से किस देशों के बीच नॉन किंग की संधि हुई थी? तो चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा तरंग है जिसका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो वो है औरक तरंग। किसका करते हैं? तो औरक तरंग का। इसके बाद है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। इसके बाद है, सर सीवी रमन को उनकी किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो किसके प्रयोग के लिए दिया गया था? तो प्रकाश परिकीर्णन के प्रयोग के लिए दिया गया था। कब? तो 1930 ईस्वी में मिला था। इसके बाद है, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण कौन सा नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। बाकी सभी हैं, डीडीटी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लास्टिक है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, SO2 नहीं है। इसके बाद है, निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि किस उद्योग की निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो मत्स्य उद्योग के निगरानी के हेतु। इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत रत्न। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1954 ईस्वी में। इसके बाद है, दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सलमान रुश्दी, इसकी जो पुस्तक है फ्यूरी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किए गए हैं? ये किए गए हैं मैकाइवर एवं पिंज के द्वारा। मैकाइवर एवं पिंज के द्वारा किए गए हैं। इसके बाद है, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, तो वह है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संघर्ष। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? ध्यान रखिएगा, HDI का संकेतक नहीं है। तो प्रति व्यक्ति आय है, शिक्षा है, आयु संभावित है, लेकिन शहरीकरण का स्तर ये संकेतक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो 82 होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा कि कनाडा ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन है। इनका जो संबंध है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसके बाद है, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? ध्यान रखिएगा, बहुत विवेक क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिए गए हैं? तो ब्रिटेन के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन के PM कौन है? तो ऋषि सुनक है। उनके द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस भारतीय को? तो राजेंद्र सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया है। इसके बाद है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका जो थीम रखा गया है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, SCO 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भारत में। इसके बाद है कि जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? ध्यान रखिएगा कि 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन
16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन 2023 में कहाँ पे हुआ है? तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? ध्यान रखिएगा कि महिला बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? तो मेटा के साथ किया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है आपका कि भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतलय जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं सीन मर्फी को बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतलय जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवादों के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो सीन मर्फी को बनाए गए हैं। इसके बाद है लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किए हैं? ध्यान रखिएगा कि लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गए हैं? तो वो किया गए हैं रूस के द्वारा। इसके बाद है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत का रैंकिंग किया है। ध्यान रखिएगा कौन जारी करता है? तो सिप्री करता है। वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत का जो रैंकिंग है वो है 4था। इसके बाद है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 96 पूर्वोत्तर भारत का पहला एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो किसे वो है जेट विंग्स एयरवेज। इसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित की गई है? तो ध्यान रखिएगा MSP द्वारा कितना किया गया है मूंग का कीमत? वो किया गया है 8,558। इसके बाद है DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। फिर से कि भारत के सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। इसके बाद है नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए केरल होगा। इसके बाद है हाल में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक किसे बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं सुबोध कुमार सिंह को बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार सिंह को किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ साथ में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।